उत्तराखंड की कृषि पे चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, हमने ड्रॉ कर दिया उत्तराखंड का मैप। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। जो भी बच्चे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करें। उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान में पढ़ा है। उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा 14 जुलाई 2024 को है। यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन 14th of July 2024। नाउ उत्तराखंड एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, एक कृषि विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ये मैप में हमने आपको दिखाया है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से कृषि की स्थिति है। ये उत्तराखंड का मैप हमारे सामने है। अब देखिए यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हम ऐसे लाइंस खींच रहे हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे इस लाइंस को और आप देखेंगे कि हमारे इस लाइंस का क्या किस फसल से संबंध है। कृषि की बात हम कर रहे हैं, कौन सी फसल की हम बात करेंगे इसके लिए, ये किस फसल को इंगित करता है। खड़ी लाइनें हैं, ये किस फसल को इंगित करते हैं। ये आपको हम बताएंगे। ये एक फसल का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये एक फसल की क्षेत्र हो गई। इसी हिसाब से हम चलेंगे यहाँ पे और देखते चलेंगे कौन सी फसल है ये। ठीक है, देखिए फसल हो गई उत्तराखंड की, और एक एरिया हम यहां से ये अब एक फसल हमारे पास ये है, ये वाली गन्ना, गन्ने को हम दिखा रहे हैं इस तरीके से, ये आप सपोज कर लीजिए। और ये आलू है, ये ध्यान दीजिएगा आलू है, आलू का मार्क है, गन्ने का मार्क है। हम दिखा रहे हैं कि गन्ना कहाँ हो रहा है, ध्यान दीजिए, बात को समझिए आप। ये कहा जा रहा है गन्ने की फसल। अभी हम इसको आइडेंटिफाई कर देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे भी हम गन्ना दिखा रहे हैं, मतलब इस क्षेत्र में हम दिखा रहे हैं ये गन्ने की फसल, ठीक है, मतलब पूरा क्षेत्र इसी से भरा हुआ है। ठीक है,
ये इसी तरीके से, ठीक है। ये हो गया गन्ना उत्पादक हो गया। और ये जो खाली वाला एरिया है पूरा ये गेहूं है, मतलब जो ब्लैंक है वो गेहूं है, और ये आलू है, ध्यान दीजिएगा ये आलू है। और आम उत्पादक है, ये आम बना दिया हमने। और एक सेब उत्पादक जगह है, ये सेब हो गया, ठीक है। ये आलू हो गया, ये सेब हो गया, ठीक है। ये आलू हो गया। तो ये उत्पादक हमने बता दिया। यहाँ पर थोड़ा बहुत जहां जहां जिस जगह पे आलू का रहेगा हम बता देंगे आलू है, ये आलू है, ठीक है। और ये सेब उत्पादक था, आलू, ठीक है। ये और ब्लैंक वाला जो है वो गेहूं उत्पादक। अब देखिए हम यहाँ पर आपको डायग्राम बता रहे हैं। ये वाला जो इलाका है, ये ऐसे खड़ी लाइनें है, ये वाला बड़ा वाला इलाका ये उत्तरकाशी का है, ये है चावल उत्पादक क्षेत्र। चावल उत्पादक क्षेत्र है ये वाला पूरा, ये जो लाइन है। इसके बाद ये जो ब्लैंक है, खाली है ये जगह, ये वो है गेहूं उत्पादक क्षेत्र उत्तराखंड में, गेहूं उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद ये जो गन्ने की फसल के जैसा दिख रहा है, ऐसा ये है गन्ना उत्पादक क्षेत्र। अब इधर देखिए ये जो आलू जैसा बना है, ये ऐसे ये आलू जैसा बना है, ये आलू उत्पादक क्षेत्र है। और ये जो सेब की जैसी डिजाइन बनी है, ये सेब की जैसी, ये है सेब उत्पादक क्षेत्र। और ये वाला जो आम जैसा है, आम जैसा जो है, ये आम उत्पादक क्षेत्र। अब हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में किस जिले में क्या पाया जाता है। चावल उत्पादक क्षेत्र, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, आलू उत्पादक क्षेत्र, गन्ना उत्पादक क्षेत्र, सेब उत्पादक क्षेत्र, और अब देखिए तराई और भाबर क्षेत्र में चावल, तराई और भाबर क्षेत्र में चावल, उत्तराखंड में क्या होता है, तराई और भाबर क्षेत्र में चावल, गेहूं, चावल, गेहूं, गन्ना, गन्ना, मक्का, आम, ये तराई और भाबर क्षेत्र है। आम, लीची, दाल, तिलहन, सोयाबीन इत्यादि होता है। इसके बाद निम्न हिमालयी क्षेत्र में, निम्न हिमालयी क्षेत्र में क्या होता है, चावल, चावल होता है और गेहूं होता है, चावल होता है, गेहूं होता है निम्न हिमालयी क्षेत्र में। मोटे अनाज, दाल, फूल, सब्जी होता है, ठीक है।
ये क्षेत्र जो है यहाँ पर चावल गेहूं मोटे अनाज दाल सब्जी, ये वाला जो क्षेत्र है। इसके बाद देखिए मध्य हिमालय क्षेत्र में क्या होता है, मध्य हिमालय क्षेत्र में होता है आलू, या देखिए आलू हो रहा है, आलू होता है। इसके बाद उच्च हिमालयी अल्पाइन क्षेत्र में क्या होता है, आलू होता है, चारागाह, शुष्क फल, आलू की फसल होती है। आलू कहाँ पे हो रहा है, अल्पाइन क्षेत्र, पिथौरागढ़ के आसपास। चलिए उत्तराखंडी कृषि हमने पढ़ा। अब देख लीजिए इसमें किस किस जिले में क्या क्या हुआ है। चावल को देखिए, चावल कौन सा है, ये एक बेड़ी लाइन है। चावल कहाँ कहाँ है, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में क्या है चावल, चावल कहाँ है, पिथौरागढ़। पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, ये तीन जगह क्या है, अल्मोड़ा। कौन कौन सी जगह, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चावल उत्पादक क्षेत्र है। और शीर्ष जिले कौन कौन से हैं चावल उत्पादक के, ध्यान दीजिए, चावल उत्पादक के शीर्ष जिले कौन कौन से हैं, चावल उत्पादक के शीर्ष जिले कौन कौन से हैं, हरिद्वार, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर ये वाला इलाका, और नैनीताल। कौन सा, यहां नैनीताल। ये क्या है, चावल, चावल, ये हरिद्वार भी चावल उत्पादक शीर्ष जिला है। अब गेहूं उत्पादक जिले देख लीजिए, गेहूं उत्पादक जिले कौन है, गेहूं उत्पादक जिले हैं हरिद्वार, देख रहे हैं खाली स्पेस ये गेहूं को इंगित कर रहा है। उधम सिंह नगर ये खाली स्पेस को इंगित कर रहा है। और नैनीताल, इसके ऊपर यहां नैनीताल, ये भी गेहूं उत्पादक को इंगित कर रहा है। और देखते हैं कौन सी फसल है, सेब उत्पादक शीर्ष जिले देखिए, सेब उत्पादक ध्यान दीजिए, सेब है यहां उत्तरकाशी में, कहां है, शीर्ष तीन जिले उत्तरकाशी में सेब, देख लीजिए उत्तरकाशी में सेब। इसके बाद अल्मोड़ा, कहां पे, ध्यान दीजिए, अल्मोड़ा में भी सेब है, अल्मोड़ा सेब। और देखिए नैनीताल, ध्यान दीजिए बच्चों, नैनीताल में भी सेब है। तीन जिले हो गए। आलू उत्पादक तीन शीर्ष जिले देखिए, आलू उत्पादक, आलू यहां पे है, आलू का टॉप पे है नैनीताल, फिर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ये आलू उत्पादक में तीन जिले। आलू उत्पादक, आलू उत्पादक शीर्ष तीन जिले, वाडू में था, आलू उत्पादक तीन शीर्ष जिले, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा, यहां देखिए अल्मोड़ा है, ये आलू है। और देख लीजिए टिहरी, कौन सा, टिहरी, यहां पे है ना आलू, ये टिहरी। चलिए ये उत्पादन का हमने ग्राफ बना दिया। अब अगला देखते हैं, खनिज संसाधन है इसके बाद।
आइए अब इसी पर हम खनिज संसाधन को भी मैप कर लेते हैं। हमने आपको बता दिया आलू उत्पादक में नैनीताल, अल्मोड़ा और उत्तर का ये टिहरी गढ़वाल। सेब उत्पादन में नैनीताल, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी। ये देखिए सेब बना हुआ है। गेहूं उत्पादक में ये जो खाली वाला स्पेस है सब गेहूं है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये जितना इलाका देख रहे हैं पिथौरागढ़, ये सब गेहूं उत्पादक में है। ये खाली वाला जितना इलाका है ये सब गेहूं उत्पादक में, हरिद्वार भी है। ठीक है, अब इसके बाद अब खनिज संसाधन आपको बताएंगे इसी मैप पे। ध्यान दीजिए, खनिज संसाधन हमने पढ़ा दिया आपको पहले। ठीक है, आइए अब एक और मैपिंग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। मैप के थ्रू हम देखेंगे, जनजातियों का विवरण देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनजातियों का विवरण। आप लोगों ने इस अनाज का वितरण यहाँ पर देख लिया। अब हम इस अनाज के वितरण को मिटा रहे हैं। एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड लेक्चर इसमें हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, समय कम है हमारे पास पीसीएस की एग्जाम में। सारे जिले यहाँ पे इंगित है, हम जिले आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे इंगित करके। ये रहा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ठीक है। और ये रहा रुद्रप्रयाग, ठीक। ये रहा देहरादून, ये रहा हरिद्वार। ध्यान से मैप को देखिए आप। इसके बाद यहां पर टिहरी, गढ़वाल, ध्यान दीजिए। टिहरी के नीचे यहां पर पौड़ी, गढ़वाल। फिर यहां पर देखिए बड़ा वाला हिस्सा ये चमोली डिस्ट्रिक्ट को देखते जाइए। यहां पर मिला देंगे इसको बागेश्वर, बागेश्वर, ये पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के नीचे यहाँ पे यहां से ये उधम सिंह नगर, ध्यान दीजिए जो हम बता रहे हैं आपको। फिर ये अल्मोड़ा के नीचे, अल्मोड़ा के नीचे नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल। और यहाँ पे ये यहाँ तक ये छोटा वाला चंपावत, चंपावत, ठीक है। सारे जिले हो गए। आइए अब इसके 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का विवरण, 2011 के नहीं 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का विवरण। किसकी जनगणना? 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का विवरण। जनजातियों का विवरण कृषि हमने पढ़ लिया। अब जनजातियों का विवरण उत्तराखंड में। किसका विवरण हम कर रहे हैं? जनजातियां, ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स, जनजातियों का विवरण
उत्तरकाशी में देखिए किसका निवास है, भोटिया। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति उत्तरकाशी में निवास करती है। कौन सी जनजाति, भोटिया। और देख लीजिए आप यहाँ पर चमोली में और रुद्रप्रयाग में, दोनों में देखिए रुद्रप्रयाग और चमोली दोनों में क्या है, भोटिया जनजाति। यहाँ पर भी भोटिया जनजाति का निवास है। ध्यान दीजिए उत्तरकाशी में भी भोटिया जनजाति और चमोली और रुद्रप्रयाग में भी भोटिया जनजातियों का निवास है। पिथौरागढ़ में किसका है, पिथौरागढ़ में भोटिया, ये सब जनजातियां हैं। और देखिए क्या है, राजी, भोटिया राजी, और ये तीसरा पिथौरागढ़ तीसरा सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। क्या है, तीसरा सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है पिथौरागढ़। राजी जनजाति इसमें पाई जाती है, भोटिया भी पाई जाती है। और देहरादून की बात करें, देहरादून की बात करें तो द्वितीय दूसरा सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, दूसरा सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है देहरादून। जौनसारी जनजाति, कौन सा, मैक्सिमम यहाँ पर जौनसारी जनजाति निवास करती है। और भोटिया और बुक्सा, कौन सी, भोटिया एवं बुक्सा जनजाति भी यहाँ पर देहरादून में निवास करती। तृतीय सबसे जनजाति वाला जनपद है पाए जाने वाला। और टिहरी गढ़वाल में देखते हैं, टिहरी गढ़वाल में कौन सी जनजाति है, जौनसारी, जौनसारी जनजाति का निवास है। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में देखते हैं, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में कौन सी जनजाति है, बुक्सा, बुक्सा जनजाति का निवास है। नैनीताल में देखते हैं, नैनीताल, नैनीताल में भोटिया, भोटिया और बुक्सा, नैनीताल में भोटिया और बुक्सा जनजाति का निवास स्थल। उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में देखिए कई जनजातियां हैं, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला उधम सिंह नगर, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला। अब देख लीजिए, प्रथम उधम सिंह नगर, द्वितीय है उत्तराखंड का देहरादून और तृतीय है पिथौरागढ़। ये सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले। तो थारू जनजाति रहती है, सबसे ज्यादा क्या रहती है, सर्वाधिक थारू। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक थारू जनजाति का निवास, सर्वाधिक थारू जनजाति। एकमात्र जनपद है जहां थारू है, कहां, एकमात्र जिला जहां पे थारू जनजाति निवास करती है। और बुक्सा जनजाति का भी निवास है उधम सिंह नगर, किसका है, बुक्सा जनजाति। और एकमात्र जनजाति है जहां पे थारू जिला है, जहां थारू जनजाति निवास करती है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है कौन, उधम सिंह नगर। चंपावत की बात करते हैं, चंपावत में राजी और भोटिया, राजी एवं भोटिया जनजाति का निवास, राजी एवं भोटिया जनजाति का निवास। और अल्मोड़ा और बागेश्वर की बात करें, अगर अल्मोड़ा की और बागेश्वर की संयुक्त रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर भोटिया जनजाति का निवास है। इसका भोटिया जनजाति का निवास है। तो हमने पूरा मैप बना लिया। अब इस मैप को हम आपको समझाते हैं। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम आपको एक थोड़ा रिवीजन देंगे, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप यहाँ पर हैं कॉम्टेरिया पर, हम पढ़ा रहे हैं उत्तराखंड की कृषि और उत्तराखंड की जनजातियों का विषय। जनजातियां उत्तराखंड में है, उसका चर्चा कर रहे हैं।
उत्तराखंड PCS examination which will held on 14th of July 2024. We have read about जनजातियों का विवरण। उत्तराखंड स्टेट की जनजातियों का विवरण करें तो देहरादून दूसरा सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है, जहां जौनसारी और भोटिया जनजाति निवास करती है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है उत्तराखंड का उधम सिंह नगर। और थारू जनजाति यहाँ पर सिर्फ एकमात्र ऐसा जिला है उधम सिंह नगर जहां थारू जनजाति एकमात्र निवास करती है और बुक्सा जनजाति भी निवास करती है। और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है उधम सिंह नगर। चंपावत में राजी और भोटिया जनजाति निवास करती है। और संयुक्त रूप से अल्मोड़ा और बागेश्वर में भोटिया जनजाति का निवास है। पिथौरागढ़ में भोटिया का राजी जनजाति का निवास है। तीसरा सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। और रुद्रप्रयाग में और चमोली में भोटिया जनजाति का निवास है। इसके साथ ही साथ उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति का निवास है। और यही अगर हम देखें टिहरी गढ़वाल में जौनसारी जनजाति का निवास है। और हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो यहाँ बुक्सा जनजाति का निवास है। और अगर हम बात करें नैनीताल की तो यहाँ पर भोटिया और बुक्सा जनजाति का निवास है। और सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो है उधम सिंह नगर। दूसरा सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या वाला जिला है देहरादून, जहां की जौनसारी और भोटिया जनजातियां निवास भी करती हैं। इसके साथ ही साथ उत्तरकाशी में भोटिया और बुक्सा जनजातियों का निवास है। और रुद्रप्रयाग और चमोली में भोटिया जनजातियों का निवास है। और पिथौरागढ़ तीसरा सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। कौन? पिथौरागढ़ यहाँ भोटिया और राजी जनजाति का निवास है। बागेश्वर और अल्मोड़ा में भोटिया जनजाति का निवास है। चंपावत में राजी और भोटिया जनजाति का निवास है। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक थारू जनजाति एकमात्र जिला है जहाँ सर्वाधिक थारू जनजाति का निवास है। और यहाँ बुक्सा जनजाति भी निवास करती है। और सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या वाला जिला है उधम सिंह नगर। इसके साथ ही साथ नैनीताल में भोटिया और बुक्सा जनजाति का निवास है। और पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में सर्वाधिक बुक्सा जनजाति का निवास है। इस तरीके से हमने उत्तराखंड की 2001 की जनगणना के अनुसार इसके 2001 की जनगणना अनुसार हम जनजातियों का विवरण उत्तराखंड में यहाँ पर रीड कर रहे थे। बुक्सा जो आदिम जनजाति और राजी भी आदिम जनजाति उत्तराखंड स्टेट की। और भी हम देख रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर हम और पढ़ सकते हैं। मैथ के माध्यम से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैथ से हमें ज्यादा अच्छा समझ में आता है। स्वतंत्रता संग्राम में हम जो बता रहे थे आपको 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका उत्तराखंड में प्रभाव पड़ा। इसमें खान बहादुर खां बरेली के नवाब थे। इनकी सेना ने नैनीताल पर अधिकार करने के लिए कई बार हल्द्वानी पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना ने उनको हरा दिया। कुमाऊं के वीर नेता कालू महरा ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए गुप्त सैनिक संगठन की स्थापना की, लेकिन राजभक्तों द्वारा इसकी सूचना अंग्रेजों को दिए जाने के कारण वहां छापा मार के कालू महरा के गुप्त सैनिक संगठन को भी समाप्त कर दिया गया। ये स्वतंत्रता प्राप्ति संग्राम में उत्तराखंड ने क्या क्या किया है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। और 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। और लॉर्ड साहब ने क्लब के उद्देश्यों से प्रसन्न होकर उसे कार्यकर्ताओं के क्लब के कार्यों का विवरण प्रकाशित करवाने के लिए प्रेस खोलने की सलाह दी। और 1871 ईस्वी में प्रेस की स्थापना करके अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ। हमने चीज आपको बताई थी। संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार माना गया अल्मोड़ा अखबार, और यह बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में निकला। फिर मुंशी सदानंद सनवाल ने 1913 ईस्वी में इनके संपादन में कार्य किया।
और 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक सभा हुई। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में एक कर्मचारी के रूप में नौकरी करके वहां गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती है। 1903 ईस्वी में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत और हर गोविंद पंत के प्रयत्नों से हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था कि नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना। और 1914 ईस्वी में मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद्र, बद्रीदत्त पांडे नेताओं ने अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की और स्वामी विचारानंद सरस्वती ने इलाहाबाद में आकर देहरादून को अपना क्षेत्र निर्धारित किया और 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई। और 1916 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा संबंधित प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए नैनीताल में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में सितंबर 1917 में हुआ और इसकी अध्यक्षता अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर जयदत्त जोशी ने की। वहीं 1916 में वन समस्याओं के निराकरण हेतु कुमाऊं संघ की स्थापना की गई। इसके सचिव पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। तो यह बात हुई, ये योगदान था स्वतंत्रता में उत्तराखंड का। टिहरी में एक रवाई कांड हुआ था। टिहरी का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है। कौन सा? देखिए, टिहरी में एक कांड हुआ था, टिहरी का रवाई कांड। रवाई कांड क्या था? ये टिहरी का रवाई कांड। टिहरी का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला 1930 में रवाई के तिलाड़ी मैदान में टिहरी रियासत द्वारा जंगलात के मामलों में हस्तक्षेप के कारण क्षुब्ध जनता यमुना किनारे स्थित तिलाड़ी के मैदान में रणनीति बनाने हेतु सभा कर रही थी। प्रकारांतर में यह गुस्सा नौकरशाही, बेगार, प्रभु सेवा, बढ़े हुए करों से भी जुड़ा गया और इस आंदोलन का नेतृत्व साधारण किसानों ने किया था। रियासत के दीवान चक्रधर जयाल के आदेश पर सैनिकों ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोली चला दी और इस हत्याकांड में अनेक ग्रामीण शहीद हुए और कई लोग गिरफ्तार किए गए। 1932 से 1934 के मध्य कुमाऊं कमिश्नरी में अछूतो द्वार कार्यक्रम अपनाया गया। इसके पहले कुमाऊं में 1905 ईस्वी में टमटा सुधारणी सभा का जन्म हो चुका था और यही संस्था जो थी समस्त कुमाऊं के शिल्पकारों की स्थिति बदलने के लिए प्रतिबद्ध शिल्पकार सभा में परिवर्तित हो गई। और वहीं पर 1936 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई और कांग्रेस से प्रभावित होकर इस संस्था के सदस्यों ने रियासत की जनता के बीच कार्य करने का निर्णय किया। 20 मार्च 1938 को दिल्ली में हुए अखिल प्रगति सम्मेलन में उत्तराखंड से बद्रीदत्त पांडे और श्रीदेव सुमन ने भाग लिया। ये सम्मेलन उत्तराखंड और भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें, 9 अगस्त 1942 को उत्तराखंड के स्थान स्थान पर जुलूस निकले और हड़तालें हुई। 1942 के आंदोलन का उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रभाव अल्मोड़ा शहर पर पड़ा। कहां पड़ा? अल्मोड़ा शहर पर पड़ा। ये अल्मोड़ा है, जहां अगस्त 1942 में हर गोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, देवीदत्त, गंगा सिंह, मनोहर पंत, प्यारे लाल गिरफ्तार किए गए। अल्मोड़ा जिले में सर्वप्रथम 18 अगस्त 1942 अल्मोड़ा जिले में सर्वप्रथम 18 अगस्त 1942 को देघाट नामक स्थान पर पुलिस ने जनता पर गोलियां चलाई, जिसमें हरि कृष्ण और हीरामणि नामक 2 व्यक्ति शहीद हुए। ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रखर आंदोलन चला उसमें उत्तराखंड का योगदान था। आजाद हिंद फौज में भी उत्तराखंड ने योगदान दिया है। आप लोग बराबर देखते चलिए। ये जो हम लेक्चर आपको दे रहे हैं ये उत्तराखंड स्पेशल का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। आजाद हिंद फौज में क्या योगदान था कि वीर केसरी चंद, क्या नाम था इनका? वीर केसरी चंद। तो वीर केसरी चंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर
1942 में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। इम्फाल के मोर्चे पर पुल उड़ाने के प्रयास के दौरान ब्रिटिश फौज द्वारा पकड़ लिया गया इनको, और 3 फरवरी 1945 को वीर केसरी चंद को कब किया गया? 3 फरवरी 1945 को ये पकड़े गए। कहां पर? इम्फाल के मोर्चे पर पुल उड़ाने के प्रयास के दौरान इनको पकड़ा गया, वीर केसरी चंद को, और इन्हें ब्रिटिश फौज द्वारा 3 फरवरी 1945 को इन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, और 3 मई 1945 को दिल्ली जेल में फांसी दी गई। कब? 3 मई 1945 को इनको क्या किया गया? दिल्ली जेल में फांसी दे दिया गया। इसको? वीर केसरी चंद। लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया, और मेजर देव सिंह दानू को सुभाष चंद्र बोस का पर्सनल एडजुटेंट के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया, और मेजर पदम सिंह को 3री बटालियन का कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस रतूड़ी को सुभाष रेजिमेंट की 1st बटालियन का कमांडर नियुक्त किया गया। किसको? लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस रतूड़ी को सुभाष रेजिमेंट की 1st बटालियन, सुभाष रेजिमेंट की 1st बटालियन का कमांडर नियुक्त किया गया। इसको? लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस रतूड़ी को। ये आंदोलन रहा उत्तराखंड का। और एक आंदोलन था पृथक राज्य आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड के सल्ट क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के रहते महात्मा गांधी ने इसे भारत की दूसरी बारदोली यानी कुमाऊं की बारदोली कहा, और 1939 में टिहरी में प्रजामंडल की स्थापना के बाद जागृति बढ़ी। श्री देव सुमन ने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 22 जुलाई 1944 को दम तोड़ दिया। सकलान विद्रोह 1947 टिहरी राज्य में प्रबल आंदोलन के रूप में भड़क उठा, और उग्र परिस्थिति को देखकर महाराजा मानवेंद्र शाह ने विलीनीकरण के प्रपत्र पर हस्ताक्षर किया, और 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बन गया। 1 अगस्त 1949 को, और 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बन गया। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के लोगों में यह समझ विकसित हुई कि वे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। तो अल्मोड़ा निवासी मार्क्सवादी नेता कॉमरेड पीसी जोशी ने 1952 में हिमालय राज्य बनाने की वकालत की। 1952 में हिमालय राज्य मतलब अलग राज्य भी घोषित करने लगे, जबकि टिहरी 1 अगस्त 1949 को